प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने 9वें पाठ पतंग के लिखित प्रश्न उत्तर कर रहे थे। कल हमने इसके 3 प्रश्न कर लिए थे। कौन कौन से? पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए किस किस से क्या क्या लिया है। तो हमने इसमें आपको बताया था कि अलग अलग जीवों से, जैसे कि मुर्गे से कलगी, बंदर से पूंछ और तितली से पंख लिए थे। तो उसके बाद कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराले क्यों बताया। अलग अलग जीवों के साथ जीवों के अंग लेने के कारण पतंग जो थी अद्भुत और निराली लग रही थी, इसीलिए उसे निराले कहा गया है। पतंग आकाश में क्या क्या करती है, तो हमने बताया था कि वह तो बादलों के साथ बातें करती है, बगुलों के साथ घूमती है और हिरनी की तरह एक नीले आसमान में कूदती है। तो ये सब हमने लिखा था। आज हम इसका घ भाग करेंगे। पतंग को सैलानी क्यों कहा है, ये लिखित का घ है। लिखित का घ भाग है। पतंग को सैलानी क्यों कहा है। पहले सैलानी का अर्थ आपको बता दें कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाता है, पर्यटक भी बोला जाता है। इंग्लिश में टूरिस्ट कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह नई जगह जाके देखते हैं। तो ये घूम घूम के नई नई चीज़ें, नई नई जगह जाना इन्हें पसंद होता है। तो हमारी जो पतंग है वह भी एक सैलानी ही तो है। कारण क्या है? क्योंकि पतंग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती है, विचरती है। तो उसका क्या है काम? एक सैलानी ही है। सैलानी भी नई जगह जाते हैं, उन्हें घूमना पसंद होता है और नई नई जगह जाना, उन्हें देखना, परखना, ये उन्हें अच्छा लगता है। पतंग भी वही है। कभी आसमान के इस कोने में उड़ जाती है, कभी आसमान के उस कोने में चली जाती है और घूमती रहती है। तो इसलिए इसे भी सैलानी कहा गया है। वह उसे घूमना अच्छा लगता है, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जो सैलानी होते हैं वे भी घूमते रहते हैं, उन्हें घूमना बहुत पसंद होता है। तो एक पतंग भी सैलानी है। कभी वो बगुलों के साथ बात करती है, कभी वो बादलों के साथ घूमती है, कभी वह हिरनी की तरह आसमान को ही आंगन मान लेती है। नीला आसमान जो है, इंद्रधनुष जहाँ पे निकलता है, उसे इंद्रधनुषी आंगन मान लेती है और आंगन में कूदती है। आपने हिरनी को देखा होगा, हिरनी एक जगह से दूसरी जगह छलांगे लगाती है। तो इसे ही कूदना कहा गया। तो हमें यही लिखेंगे। उत्तर है पतंग को सैलानी कहा गया है। पतंग को सैलानी कहा गया है, क्योंकि वह उसे भी आसमान में घूमना
इधर उधर जाना भी कह सकते हैं, इधर उधर जाना पसंद है। पसंद है। वह एक यात्री की तरह, वह एक यात्री की तरह, वह एक यात्री की तरह अपना सफर करती है। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। पतंग को सैलानी कहा गया है क्योंकि उसे भी आसमान में घूमना, इधर उधर जाना पसंद है। जैसे कि सैलानी होते हैं, वो देश के हर कोने में जाना चाहते हैं, हर चीज़ देखना चाहते हैं। कभी कभी वो विदेश भी जाते हैं। विदेश के भी जो सैलानी होते हैं हमारे देश में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घूमना अच्छा लगता है। तो हमारी जो पतंग है वो भी सैलानी की तरह है, उसे घूमना, इधर उधर जाना बहुत पसंद है। वह एक यात्री की तरह अपना सफ़र करती है। यात्री भी हमेशा सफ़र करता रहता है। आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को यात्री कहते हैं। पर्यटक भी कह सकते हैं, सैलानी भी कह सकते हैं। तो ये पतंग भी ठीक उसी की तरह है, घूमना उसे बहुत पसंद है। तो ये था बच्चों हमारा घ प्रश्न, इसे आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। और अब हम इसका 5वां प्रश्न करेंगे जो कि लिखित का अंतिम प्रश्न है। तो ये था हमारा घ प्रश्न। अंग है, पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा गया है? तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं 5वें प्रश्न पे चलता हूँ। पतंग को सैलानी क्यों कहा है? पतंग को सैलानी कहा गया है क्योंकि उसे भी आसमान में घूमना, इधर उधर जाना पसंद है। वह एक यात्री की तरह अपना सफ़र करती है। तो ये था हमारा उत्तर। अब अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्यों कहा है? तो देखा, इसमें जो है कवि जो है वो हमें बताता है कि पतंग हिम्मत वाली है। क्यों? क्योंकि पतंग तो होती तो बहुत कमज़ोर है। आपने देखा होगा पतंग बनी किससे होती है? एक पतले से कागज़ से। उसका जो कागज़ होता है बड़ा पतला सा होता है, तितली के पंख की तरह। उसके बाद उसमें कुछ तीलियाँ लगी होती हैं, पतली पतली तीलियाँ। तो उसके शरीर में तो हम कहेंगे जान तो उतनी नहीं है, लेकिन वह हिम्मत वाली है। क्यों? क्योंकि वह निडर होकर आसमान में अकेले घूमती है। वह गगन को छूना चाहती है। कहते हैं कि गगन है ना, आसमान, उसका कोई अंत नहीं होता। गगन कभी ख़त्म नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। उसको भी छूना चाहती है। कविता में तो ये भी बताया गया कि वह
सूरज को छूना चाहती है। सूरज सबको पता है, सूरज बहुत गर्म होता है, अगर कोई उसके पास पहुंच जाए तो जल जाएगा। और पतंग तो बहुत पतली सी, उसका कागज़ की बनी, तीली की बनी, उसकी क्या मज़ा कि वो सूरज के पास चली जाए। लेकिन उसकी चाहत क्या है कि वह आसमान को छूना चाहती है, सूरज को छूना चाहती है, और अकेले नए नए जगह पे घूमना चाहती है। तो जो ऐसे, इसीलिए उसे हिम्मत वाली कहा गया, जो अकेले चले जाए, वो भी नई जगह पे। लोग डर जाते हैं नई जगह जाने में, उन्हें लगता है शायद कहीं वो रास्ता ना भूल जाए। लेकिन पतंग ऐसी नहीं है, उसे घूमना बहुत पसंद है। उसे हिम्मत वाली सैलानी भी कहा गया है। कविता में हिम्मत वाली सैलानी कहा गया है। हिम्मत वाली मतलब उसके पास हिम्मत बहुत है, वो निडर है, वह नए नए जगह पे जाना चाहती है, उड़ करके पूरी दुनिया घूमना चाहती है, सूरज को छूना चाहती है, जिसको कि कोई सोच भी नहीं सकता कि सूरज को छुआ जाए। वह आसमान को, गगन को छूना चाहती है, इसके बारे में भी कोई नहीं सोच सकता। लेकिन पतंग है, निडर है, हिम्मत वाली है, इसलिए उसे कवि ने हिम्मत वाली कहा। तो यही हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। पतंग को हिम्मत वाली कहा है क्योंकि पतंग बिना डरे आसमान और गगन लिख सकते हैं, आसमान लिख सकते हैं, आसमान, आकाश लिख सकते हैं, आसमान और सूरज को छूना चाहती है। और सूरज को छूना चाहती है। पतंग अकेले ही, दूसरा वाक्य है, पतंग बिना डरे या अकेले ही पूरे आसमान को, पूरे आसमान में घूमती है, आसमान में निडरता से घूमती है। ये भी लिख सकते हैं, निडरता से, निडरता, जिसे डर न लगे, पूरे आसमान में निडरता से घूमती है। हमने कारण बताया है। कौन कौन से कारण बताया हमने? एक तो बताया कि वह सूरज और आसमान को छूना चाहती, दोनों, आसमान का तो कोई अंत है ही नहीं, सूरज बहुत गर्म होता है, कोई उसको छूने की बात भी नहीं करता है, लेकिन पतंग उसको भी छूना चाहती है। उसका हर जगह जाने का इच्छा है, हर जगह मतलब निडरता से, बिना डरे। खासकर लोग नई जगह पे डर जाते हैं, किसी को साथ ले लेते हैं कि चलो भाई अकेले नहीं जाना है,
नई जगह है, अकेले नहीं, किसी के साथ ही जाना पसंद करते हैं बड़े लोग भी। लेकिन पतंग के साथ ऐसा नहीं, जब आसमान में उड़ने लगती है तो अकेली कभी इस कोने में कभी उस कोने में वो अपना घूमना शुरू कर देती है। और इसे ही हम इस कारण कहेंगे पतंग निडर है। और निडर का मतलब हिम्मत वाली, इसीलिए कवि ने पतंग को हिम्मत वाली कहा। हिम्मत वाली या निडर एक ही बात है। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न और इसे आपने नोट कर ही लिया होगा। तो इसी के साथ हमारे 5 जो लिखित प्रश्न हैं हमने उसको कर लिए हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और याद करेंगे। तो आपको यही प्रश्न ऑनलाइन कक्षा में भी करवाया जाएगा। अगर आप वहाँ छूट जाएगा तो आपके पास वीडियो तो रहेगा ही। अब हम इसका दूसरा अभ्यास प्रश्न है भाषा से, और ये है किस पे आधारित होता है, ये व्याकरण पे आधारित होता है। तो हम इसी को ही करते हैं और ये इसका पहला भाग है पढ़ो और समझो। तो इसमें हम देखेंगे कि पढ़ के हमें क्या समझ आता है। तो पहला भाग है पढ़ो और समझो भाषा से। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा, एक बार दोहरा देते हैं। पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा गया है? पतंग को हिम्मत वाली कहा गया है क्योंकि पतंग बिना डरे आसमान और सूरज को छूना चाहती है। पतंग अकेले ही पूरे आसमान में निडरता से घूमती है। तो ये हुई हमारा 5वां प्रश्न। भाषा से तो पहला पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पहला शब्द है हमारा चित्र। दूसरा है विचित्र। फिर है देश। विदेश। फिर है देह। विदेह। ख्यात। विख्यात। तो पहले इसको पढ़ा जाए। चित्र विचित्र, देश विदेश, देह विदेह, ख्यात विख्यात। इसमें वी लगा दिया गया है, आपने देखा होगा, और अर्थ बदल जाता है। जैसे चित्र तो आपको पता है, जैसे आपने चित्र बनाया है, ये इस पाठ में बादलों का चित्र बनाया था ना। विचित्र मतलब जो अनोखा हो। विचित्र का क्या अर्थ होता है? अनोखा, जैसा पहले नहीं देखा गया। देश को आपको पता है, जैसे हमारा देश भारत है। विदेश अन्य देश, भारत को छोड़कर हमारे लिए तो अन्य देश विदेश ही कहलाएंगे। तो अंतर है, हम देखा पढ़ने पे अर्थ बदल जाता है। तो आज का आपका यही तरीका है, इसको भी ज़रा पढ़िएगा, इसका अर्थ क्या है ये जानने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, हम कल इसी को अभी पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।